नमस्कार। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सीसीएस यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, मानता हूँ ये नियम और इनकी भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम इन नियमों के हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपने अधिकार और पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम पेनल्टीज और इंक्वायरी की बेसिक बातें करेंगे। फिर हम पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद कुछ खास हालात या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, आपके अधिकार और उपायों पर बात करेंगे। इससे आपको एक पूरा क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसे किस किस तरह की सज़ा या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आइए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, रूल 11 के हिसाब से पेनल्टीज दो तरह की होती हैं। एक होती है माइनर यानी छोटी सज़ा और दूसरी होती है मेजर यानी बड़ी सज़ा। माइनर पेनल्टीज में क्या आता है, जैसे कि निंदा करना जिसे सेंचर कहते हैं, कुछ वक्त के लिए प्रमोशन रोक देना या सैलरी इंक्रीमेंट रोक देना। दूसरी तरफ मेजर पेनल्टीज, ये काफ़ी सीरियस होती हैं। इनका असर आपके पूरे करियर पर पड़ सकता है, जैसे कि आपको निचले पद पर भेज देना, जबरन रिटायर कर देना या फिर नौकरी से ही निकाल देना। ठीक है, पेनल्टीज तो हमें समझ आ गई, पर अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर पेनल्टी देने से पहले एक पूरी फॉर्मल इंक्वायरी मतलब एक औपचारिक जांच करना हमेशा जरूरी होता है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। एक फॉर्मल इंक्वायरी तब जरूरी हो जाती है जब कोई मेजर पेनल्टी लगानी हो और कर्मचारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को न माना हो। माइनर पेनल्टी के केस में इंक्वायरी तभी जरूरी है जब आपका इंक्रीमेंट 3 साल से ज्यादा के लिए रोका जा रहा हो या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ रोका जा रहा हो। इसका मतलब है कि उसका असर आपकी आगे की सैलरी पर भी पड़ेगा, या फिर अगर पेनल्टी का असर आपके पेंशन पर पड़ रहा हो। और हाँ, एक और सिचुएशन है, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को खुद लगता है कि मामले की तह तक जाना जरूरी है तो भी इंक्वायरी हो सकती है। ओके, तो अब हम पेनल्टीज और इंक्वायरी की बेसिक बातें समझ चुके हैं। तो चलिए अब इस प्रोसेस में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। किसी भी कार्रवाई को शुरू करने का एक फिक्स्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले एक केस फाइल बनती है, उसके बाद एक ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार होती है। इसमें सारे आरोप, उनके सपोर्ट में सबूत और गवाहों की पूरी लिस्ट होती है। इस ड्राफ्ट को फिर अप्रूवल के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेजा जाता है और वहां से अप्रूव होने के बाद इसे पहले स्टेज की सलाह के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी के पास भी भेजा जाता है। मेजर पेनल्टी का जो प्रोसीजर है वो रूल 14 के तहत होता है और ये काफ़ी डिटेल्ड है। सबसे पहले कर्मचारी को अप्रूव्ड चार्जशीट दी जाती है, फिर उसे अपना जवाब लिखित में देने के लिए 15 से 45 दिन का टाइम मिलता है। इसके बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर और एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। फिर पूरी जांच चलती है जिसमें सुनवाई होती है, सबूत पेश होते हैं, गवाहों से पूछताछ होती है और आखिर में इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के बेस पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपना फाइनल ऑर्डर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्मचारी के पास कुछ खास अधिकार होते हैं, जैसे वो चार्जशीट में मेंशन किए गए हर डॉक्यूमेंट को देख सकता है। वो अपनी मदद के लिए, अपने बचाव के लिए किसी भी मौजूदा या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अपना डिफेंस असिस्टेंट बना सकता है। और अगर डिपार्टमेंट का केस लड़ने वाला प्रेजेंटिंग ऑफिसर खुद एक वकील है तो कर्मचारी को भी अपना वकील रखने का अधिकार मिल जाता है। ये सब इसलिए है ताकि कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा और फेयर मौका मिले। 18 महीने, ये नंबर याद रखिएगा, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सरकार की कोशिश होती है कि मेजर पेनाल्टी से जुड़ी पूरी की पूरी कार्यवाही मतलब चार्जशीट देने से लेकर फाइनल ऑर्डर आने तक 18 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। ये टाइमलाइन इसलिए है ताकि मामलों में बेवजह की देरी ना हो। अच्छा, ये तो हुई मेजर पेनाल्टी की लंबी चौड़ी प्रोसेस, पर माइनर पेनाल्टीज का क्या? रूल 16 के तहत उसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल और सीधा है। कर्मचारी को चार्जशीट मिलती है, उसे अपना जवाब देने के लिए एक मुनासिब वक्त दिया जाता है और उसके जवाब को देखने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीधे अपना ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें आमतौर पे कोई लंबी जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ठीक है, तो हमने नॉर्मल प्रोसेस तो देख लिया, पर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां ये नॉर्मल रूल्स और प्रोसेस लागू ही नहीं होते। चलिए अब उन खास सिचुएशंस पर एक नज़र डालते हैं। रूल 19 में 3 बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस बताई गई हैं जहां बिना किसी इंक्वायरी के सजा दी जा सकती है। पहली, जब किसी कर्मचारी को किसी क्रिमिनल केस में सजा हो गई हो। दूसरी, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये लिखित में दे कि इंक्वायरी करना प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। और तीसरी, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि देश की सुरक्षा के हित में इंक्वायरी करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही सीरियस और रेयर मामले होते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और मानवीय नियम है। अगर किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान आरोपी कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उस कार्रवाई को फौरन रोक दिया जाता है, केस वहीं पर बंद हो जाता है। ये पॉइंट सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में काम कर रहे अधिकारियों के लिए भी है, और ये बहुत जरूरी है। नियमों में बिल्कुल साफ लिखा है कि विजिलेंस के मामलों में फैसला लेने में जानबूझकर देरी करना भी एक तरह का मिसकंडक्ट माना जाएगा, और ऐसा करने वाले अधिकारी पर भी एक्शन हो सकता है। मतलब जवाबदेही दोनों तरफ है। प्रोसेस में फेयरनेस बनी रहे, इसके लिए कुछ बाहरी संस्थाओं से भी सलाह ली जाती है। खास तौर पर ग्रुप ए ऑफिसर्स के मामलों में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट को अपनी फाइंडिंग्स के साथ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास सलाह के लिए भेजती है, और यूपीएससी जो भी सलाह देती है उसकी एक कॉपी कर्मचारी को भी दी जाती है, ताकि वो उस पर अपनी बात कह सके। ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मान लीजिए किसी को एक से ज्यादा पेनल्टी मिलती है, तो वो कैसे लागू होंगी? एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक? यहीं पर कॉन्करेंट और कंसेक्यूटिव का कॉन्सेप्ट आता है। अगर ऑर्डर में कॉन्करेंट लिखा है तो सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। अगर कंसेक्यूटिव लिखा है तो पहले एक खत्म होगी फिर दूसरी शुरू होगी, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसे कॉन्करेंट ही माना जाता है। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए फैसला आपके खिलाफ आ गया, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कर्मचारी के पास इसके बाद भी कुछ रास्ते खुले होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। ऑर्डर आने के बाद आपके पास 3 मेन रास्ते होते हैं: अपील, रिवीजन और रिव्यू। चलिए तीनों में फर्क समझते हैं। अपील करना कर्मचारी का अधिकार है। ऑर्डर मिलने के 45 दिन के अंदर वो अपने से ऊंचे अधिकारी के पास अपील कर सकता है। रिवीजन थोड़ा अलग है। इसे कोई हायर अथॉरिटी खुद से या कर्मचारी की अर्जी पर शुरू कर सकती है, ये देखने के लिए कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हुआ है या नहीं। और रिव्यू, ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और वो भी तब जब कोई ऐसा नया और जरूरी सबूत सामने आए जो केस का रुख ही बदल दे। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या जरूरी बातें याद रखनी हैं। पहली, माइनर और मेजर पेनाल्टी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दूसरी, इंक्वायरी के दौरान अपने अधिकारों को जानना, खासकर डिफेंस असिस्टेंट रखने का अधिकार। तीसरी, टाइमलाइन का पालन करना कर्मचारी और अथॉरिटी दोनों के लिए जरूरी है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, फाइनल ऑर्डर ही सब कुछ का अंत नहीं है। आपके पास अपील, रिवीजन और रिव्यू का अधिकार हमेशा रहता है। तो आज हमने सीसीएस नियमों की पूरी प्रक्रिया को समझा। देखिए, इन रूल्स को जानना सिर्फ किसी मुश्किल से बचने के लिए नहीं है। ये ज्ञान आपको अपने अधिकारों के बारे में बताता है और आपको अपना काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करने की ताकत देता है। अब आप ये सोचिए कि ये जानकारी आपको अपने सर्विस करियर में और मजबूत कैसे बना सकती है। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।